हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा EQ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग अपनी पसंदीदा नौकरी को पा सकते हैं, अपनी पसंदीदा नौकरी डिसाइड कर सकते हैं, अपनी ड्रीम जॉब जो भी आपने बचपन से सपना देखा है जिस नौकरी का, उसकी तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। देखिए, जॉब्स तो बहुत तरीके की आप लोग ज्वाइन करते हैं और उनकी तैयारी भी करते हैं, लेकिन ड्रीम जॉब जो है वो बहुत कम लोग पा पाते हैं। तो मेन इस वीडियो का मकसद यही होगा कि किस तरह से आप अपनी ड्रीम जॉब डिसाइड कर सकते हैं, किस तरह से कम मेहनत में आप अपनी नौकरी जल्दी से जल्दी पा सकते हैं और उसकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अब देखिए, ड्रीम जॉब क्या है? ड्रीम जॉब पाने के लिए ड्रीम जॉब क्या करनी है, ड्रीम जॉब उसकी क्या है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी किसी का बचपन का सपना होता है कि भाई मैं बड़ा होकर के ये बनूंगा, किसी को बाद में रियलाइज होता है। इवन बहुत से लोगों को तो जॉब करने के बाद ये समझ में आता है कि उन्हें क्या जॉब एक्चुअल में करनी थी और वो कहाँ पर आ गए हैं, कि उनका पैशन क्या था, उन्हें वास्तव में क्या करना था। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग जो इस स्लाइड में बात करेंगे वो सरकारी नौकरी से लेकर बात करेंगे, क्योंकि ये चैनल सरकारी नौकरी से संबंधित ही वीडियोस बनाता है। तो सरकारी नौकरी में भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें से आप किसी न किसी किसी न किसी से आप अपने जीवन काल में प्रभावित हुए होंगे। कोई तो जैसे सीबीआई से प्रभावित हुआ होगा, कोई इनकम टैक्स से प्रभावित हुआ होगा, किसी को पुलिस की नौकरी अच्छी लगी होगी, किसी को आर्मी की नौकरी अच्छी लगी होगी। तो कोई ऐसी नौकरी जो आपको अपने जीवन में स्थिरता प्रदान करती है, हो सकता है जो आपकी डिज़ायर को, आपकी नीड्स को फुलफिल करे, जो आपको सेटल करने में हेल्प करे, ठीक है, जो आपको स्थिरता प्रदान करे, ठीक है। इसी जॉब को हम लोग क्या कह देंगे कि वही मेरी क्या है, ड्रीम जॉब है, ठीक है। और एक बात, नो फर्दर एग्जाम। कई बार ऐसा होता है हम लोग नौकरी पाने के बाद भी एग्जाम्स लिखते रहते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने अपनी ड्रीम जॉब पा ली तो फिर आपको उसके बाद कोई और एग्जाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके उसका फ़ायदा क्या होगा? जितनी जल्दी आप अपनी ड्रीम जॉब पा पाएंगे उतना ही आप फिर एंजॉय भी कर पाएंगे। यू कैन एंजॉय योर 20s, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हमें ये रियलाइज़ करना है एक बार कि हमारी ड्रीम जॉब क्या है, कैसे उसको हम जल्दी से जल्दी पा सकते हैं, क्या हम तरीके अपना सकते हैं जिससे हम उस ड्रीम जॉब को पा पाएँ जल्दी से जल्दी। अब देखिए, ड्रीम जॉब, हर किसी के लिए ड्रीम जॉब का जो पैमाना है अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ड्रीम जॉब जो है वो उसकी होम टाउन पोस्टिंग पर हो सकती है, कि भाई जो नौकरी मुझे घर में ही पोस्टिंग देगी वही मेरी ड्रीम जॉब है। किसी के लिए वो नौकरी ऐसी हो सकती है कि भाई जो उसको पावर दे, प्रेस्टिज दे, वही मेरी ड्रीम जॉब है, मैं उसी आधार पे करूँगा। किसी को ड्रीम जॉब ये हो सकता है कि मुझे सैलरी अच्छी मिले, कि भाई जो 4200 ग्रेड पे की कम से कम होगी, मैं तो वो जॉब मेरी ड्रीम जॉब है। किसी के लिए ये हो सकती है कि भाई जो नौकरी, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मुझे रिस्पेक्ट पूरी चाहिए, सोसाइटी में नाम हो, रुतबा हो, वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए ये पैमाना होगा, उसके लिए ड्रीम जॉब इस तरीके की होंगी। किसी के लिए ये होगा कि भाई मुझे तो ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें प्रेशर कम हो माइंड पर, है ना। किसी को ऐसी नौकरी चाहिए, भाई अगर कोई एक एक्सट्रोवर्ट बंदा है, उसको वो क्या सोचेगा कि भाई मुझे तो पब्लिक डीलिंग जॉब्स चाहिए, मुझे तो लोगों से बात करना, उन्हें समझना, उनकी परेशानियां समझना ये अच्छा लगता है, तो मेरे लिए ड्रीम जॉब ये होगी। कोई ऑन द अदर हैंड, अगर कोई एक इंट्रोवर्ट आदमी है, वो क्या चाहेगा कि भाई मुझे पब्लिक डीलिंग वाली नहीं चाहिए, मुझे तो भाई एक केबिन दे दो, है ना, नो पब्लिक डीलिंग, मुझे तो एक केबिन दे दो, मुझे, मैं वहाँ काम कर लूंगा, वहाँ खुश हूँ, वैसे मेरी वही ड्रीम जॉब है। किसी को क्या हो सकता है कि भाई कोई सीबीआई या फिर पुलिस से प्रभावित हो या आर्मी से प्रभावित हो, उसके लिए ड्रीम जॉब यूनिफॉर्म जॉब होगी। किसी के लिए जॉब, ड्रीम जॉब ये हो सकती है कि भाई मैं तो, मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रांसफर्स बहुत होते हैं। तो किसी के लिए ये हो सकता है कि भाई मुझे तो ऐसी जॉब चाहिए कि स्थिरता प्रदान करे, मुझे एक ही जगह पर रहना है, एक ही लोकेशन पर रहना है और कहीं ट्रांसफ़र मुझे चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए ड्रीम जॉब वो हो सकती है। तो सभी के लिए
जॉब, ड्रीम जॉब के पैमाने जो हैं उसको नापने का तरीका जो है वो अलग है। ठीक है, अब देखिए किसी के लिए भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक या अपने ड्रीम तक पहुंचने तक, एक बार मान लीजिए उसने डिसाइड कर लिया कि मेरी ड्रीम जॉब क्या है, ठीक है, बट यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं। किसी के लिए तो वो एकदम आसान रास्ता होगा, ठीक है, बिना किसी हर्डल के, कि वो सीधा सीधा भाई उसने तैयारी करी और उसने सक्सेस पा ली। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता है, सबके लिए सबके रास्ते अलग हैं, सबकी जर्नी अलग है, सबके जीवन में समस्याएं अलग हैं। तो किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे हर्डल्स बिछे हुए हैं, ये इस तरह से, जैसे हर्डल रेस होती है, इस तरह से बाधाएं किसी के जीवन में हो, ठीक है। और ये बाधाएं किस तरीके की हो सकती हैं, बाधाएं भी बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। जैसे किसी फाइनेंशियली कोई उतना स्टेबल ना हो, मान लीजिए किसी ने तैयारी शुरू करी और उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, तब भी वो सफलता उतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऑन दी अदर हैंड किसी के पास पैसे हैं तो वो जल्दी कोचिंग लेके सक्सेस पा सकता है। किसी का ये हो सकता है, किसी के पास जिम्मेदारियां आ जाएं ड्यू टू अर्ली मैरिज, किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटली फिजिकली, है ना, उस वजह से हो सकता है वो अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए। तो ये सब हर्डल्स रहते हैं। और अगर आप इस तरीके के टारगेट्स को, एग्जाम्स को, अपनी ड्रीम जॉब को टारगेट करना चाहते हैं, तो मेन आपका मोटिव ये रहना चाहिए कि इन जो भी बाधाएं हैं, आपकी जो भी हर्डल्स हैं, उनको आप कैसे फिक्स करें, कैसे सिक्योर करें। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हैं, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ जॉब। कोई भी आप जॉब ले लीजिए, एंड दैट जॉब कुड बी एनी जॉब, कोई भी आप जॉब ले लीजिए और उसको, उस जॉब के साथ फिर आप तैयारी शुरू करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, फाइनेंशियली स्टेबल हो गया आप, ठीक है। एक बार आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे तो उसके बाद वो प्रेशर आपके माइंड पर नहीं रहेगा और तब आप अपनी ड्रीम जॉब की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और कोई भी जॉब, मतलब इट कैन बी प्राइवेट ऑल्सो, इट कैन बी गवर्नमेंट ऑल्सो, जो भी जॉब आपको मिल रही है वो जॉब आप ले लें, उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू। देखिए, पॉइंट ये आता है, इस स्लाइड में वही बात हुई है कि उन हर्डल्स को हम ओवरकम कैसे करें। जो भी बाधाएं आ रही हैं हमारे रास्ते में या फिर हमारे ड्रीम के बीच में, उनको हम लोग किस तरह से टैकल करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना एग्जाम चूज करना होगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, तो इसके लिए आप प्लीज रुक जाइए। बट इसके बारे में बात करें, देखिए मैंने बताया था, अगर आप फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो आपको कोई भी जॉब ले लेनी है, लेट इट बी प्राइवेट और लेट इट बी गवर्नमेंट, यू हैव टू टेक अ जॉब। आपको जॉब लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके माइंड से उस प्रेशर को थोड़ा सा रिमूव कर देगा, एंड यू कैन डू, टेक ऑल द नेसेसरी स्टफ्स, जो भी आपका अपनी ड्रीम जॉब के लिए जो भी कोचिंग है, ठीक है, या फिर जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसको आप इजीली ले सकते हैं। और अगर आप इतने फाइनेंशियली साउंड हैं तो फिर तो ये इशू आपके लिए है ही नहीं। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं या कोई भी आपको गाइड कर सकता है, तो फिर इसकी कोई नीड नहीं है। बट इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली दैट स्ट्रांग, देन ट्राई टू टेक एनी जॉब। नाउ सेकंड पॉइंट, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो, उन पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की स्ट्रेंथ होती है मैथ्स, ठीक है, किसी की स्ट्रेंथ होती है जीएस, ठीक है, इन पर तो काम करना ही है, बट यू विल हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन योर वीकनेस। जो आपकी वीकनेस है उस पर भी आपको थोड़ा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि भाई उसमें खाली मैथ्स आएगा या खाली जीएस आएगा और खाली इंग्लिश आएगा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे इसमें तो 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बट इसमें फेल हो जा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका सिलेक्शन ही रुक जाता है। तो स्ट्रेंथ्स तो पहचाननी है, लेकिन वीकनेस पर भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहना है, ताकि उसकी वजह से आपका ड्रीम ना टूटे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एग्जाम, एक टाइप के एग्जाम पर फोकस करना है। इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे कि टाइप ऑफ एग्जाम से क्या मतलब है भाई, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ना, अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाइए, पहले उनको ठीक करिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो आप पढ़ाई तो क्या करेंगे, ठीक है।
अगर आप कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड अपनी हेल्थ भी फोकस में रखें, क्योंकि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है? तो हेल्थ कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उसको डॉक्टर को दिखा के फिक्स करिए। एंड हेल्थ इश्यूज़ के लिए अगर आपके पास फाइनेंशियली भी थोड़े वीक हो, तो आप अपनी जॉब अपने होम टाउन में ही देखिएगा। ठीक है? क्योंकि उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएँगी। मेंटल अगर कोई इशू है, ठीक है, कुछ भी आपकी मेंटली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, रोज़ सुबह उठ के प्राणायाम करिए और ध्यान लगाइए। उससे योगासन करिए, योगा करिए, तो उससे काफ़ी चीज़ों का समाधान निकलेगा। अब देखिए, लास्ट स्लाइड में हमने बात करी थी चूज़ टाइप ऑफ एग्ज़ाम। मैंने कहा था टाइप ऑफ एग्ज़ाम की बाद में बात करेंगे। तो ये टाइप ऑफ एग्ज़ाम क्या है? देखिए, टाइप ऑफ एग्ज़ाम में 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं, एक तो टेक्निकल की और एक नॉन टेक्निकल की। तो जो बच्चे बीटेक वाले हैं, है ना? जैसे उन्होंने 12th में क्या लिया, 12th में क्या लिया, पीसीएम लिया या पीसीएम बी लिया, ठीक है? तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं, बीटेक वाले, एमटेक वाले, है ना? या एमएससी वाले, बीएससी वाले, तो उनके लिए आ जाते हैं ये टेक्निकल वाले जॉब्स, है ना? ठीक है? और जो भी पीएसयूज़ हैं, जो भी आपकी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, ये सारे जॉब्स इनके लिए आ जाते हैं। और बाकी सारे ग्रेजुएट जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, बीए हैं, बीकॉम है, ठीक है, बीएड डिग्री है और और भी तरह की डिग्री हैं, एमकॉम है ना, मास कॉम है, एलएलबी है। तो ये नॉर्मल ग्रेजुएट्स जो हैं, ये सारे आ जाते हैं नॉन टेक्निकल में। तो आपको चूज़ करना है कि देखिए, ये लोग इसमें तो नहीं जा सकते। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट जो है, बीए वाला, बीकॉम वाला, टेक्निकल वाली नहीं हासिल कर सकता इसमें, इन एग्जाम्स में वो बैठ ही नहीं सकता। लेकिन टेक्निकल वाला आदमी इसमें बैठ सकता है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आपको डिसाइड करना है कि आपको टेक्निकल वाला एग्जाम चूज करना है या नॉन टेक्निकल वाला। सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर साउंड विद योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, अगर आपको टेक्निकल का शौक है, उसमें इंटरेस्ट है, वही आपका ड्रीम है, देन यू विल हैव टू गो फॉर टेक्निकल। अब देखिए, अगर आप टेक्निकल जॉब्स की तरफ जाते हैं, मतलब टेक्निकल मतलब उन जॉब्स की तरफ जिसमें आपने ग्रेजुएशन में बीटेक या फिर एमटेक की डिग्री हासिल कर रखी हो, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। जैसे सबसे पहले एक आ जाता है रेलवेज़, जेई या फिर सेक्शन इंजीनियर। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लगभग हर साल ही ये वैकेंसी निकलेगी। 2024 में भी इसका रिक्रूटमेंट हुआ था और इसकी एज लिमिट रहती है 33 ईयर्स तक। ठीक है? इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है। और इसी तरह से पहले मैं जेई की बता देता हूँ सारी। एसएससी के थ्रू देखिए, हर साल रिक्रूटमेंट होता है एसएससी जेई का। लेकिन इसमें आप तभी कर सकते हैं जब आपने बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रखा हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन तीनों से। इन तीन के अलावा अगर कोई और ब्रांच है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है? देन उसके बाद अब कुछ क्लासी एग्ज़ाम्स पर आ जाते हैं। क्लासी मीन्स क्लास ए लेवल एग्ज़ाम्स पर। ठीक है? जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट कराया जाता है हर साल यूपीएससी के द्वारा। आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। देन गेट एग्ज़ाम बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है, इसके बारे में सबको पता होगा। इसके थ्रू आप पीएसयूज़ में जॉब ले सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल एग्ज़ाम हो गया। देन यूपीपीसीएस जो है, ये एक एग्ज़ाम लेक्चरार की निकालता है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार की। इसने 2018 या 19 में निकाली थी ये वैकेंसी। और ये बहुत ही अच्छी, ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है। तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है और अगर आप इसमें कर सकते हैं क्वालिफाई, तो ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि ये एक टीचिंग जॉब है, इसको आप टेक्निकल नहीं करोगे, बट टीचर किस फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में। तो एक्चुअली आपको पढ़ाना टेक्निकल ही है और इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है? तो ये यूपी की जॉब है। ठीक है? तो यूपी पीसीएस ए, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है? देन इनके अलावा डिफेंस फोर्सेस में टेक्निकल एंट्री के थ्रू इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट होते हैं। तीनों फोर्सेस, तीनों आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में ही इंजीनियर्स की एंट्री होती है। ठीक है? तो ये भी एक टेक्निकल रिक्रूटमेंट हो गया। देन आप देखें, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं
जिनमें इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स में देख लीजिए, बैंक्स में हालांकि सोचा जाता है कि क्लर्क या फिर पीओ पर भर्ती होती है, बट एक और एग्जाम होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के केस में क्या होता है कि वो लोग आईटी या सीएस के बंदे लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने आईटी या सीएस से बीटेक करा हुआ हो, और उनको वो लोग जॉब ऑफर करते हैं। ठीक है, जो भी उनका सॉफ्टवेयर वगैरह होता है उसको अपडेट करना, उसको मैनेज करना, उसके रिगार्डिंग होती है। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंडर आते हैं और हर साल ये वैकेंसी आईबीपीएस के थ्रू निकलती है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और आईटीसीएस से अगर किसी ने करा हुआ है तो उसके पास लेक्चरार में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सब आपकी जो है, इसके अलावा और भी होती हैं जो मैं यहाँ पर नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट आप नोटिफिकेशन पर ध्यान रखें। और टेक्निकल एंट्री की जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, अगर आप उनको टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको अपने सब्जेक्ट को पढ़िए और इनमें से किसी न किसी रिक्रूटमेंट में आपकी जॉब लग जाएगी। एई में नहीं लगेगी तो जेई में तो लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए वो तो हमने करी थी टेक्निकल एग्जाम्स की बात। अब नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में क्या कर रहे हैं भाई, उन बच्चों का क्या, उन कैंडिडेट्स का क्या जिन्होंने बीटेक नहीं करी बल्कि बीए, बीकॉम, एलएलबी, है ना, ये सारे कोर्सेज करे हैं, ये सारी डिग्रीज करी हैं। तो उनके लिए देखिए, उन्हें जो चूज़ करना है, जो अपनी ड्रीम जॉब चूज़ करनी है, वो लोग इन पैरामीटर्स को देखते हुए, मेनली मोस्टली यही पैरामीटर्स सबके रहते हैं, तो इन पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स उनको सूट करते हैं वो देखते हुए वो अपनी नौकरी, मन पसंदीदा नौकरी जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर मैंने बनाने की कोशिश करी है कि किस में क्या चीज़ हाई है, क्या चीज़ लो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसको तो डेफिनेटली आप चुनेंगे ही चुनेंगे, क्योंकि ठीक है, जो इसमें पावर प्रेस्टीज मिलती है वो और किसी जॉब में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें यूनिफॉर्म है नहीं, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होती, पावर बहुत ज़्यादा है इसमें, सैलरी अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसफर्स लेकिन हाई हैं। तो अगर कोई आदमी ऐसा है कि भाई मेरे को तो अपने घर में ही काम करना है, कोई आदमी ऐसा हो सकता है जैसे होम सिकनेस हो, तो वो ये जॉब ना टारगेट करे, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी ही होगी। ठीक है, देन पब्लिक से आपको डील करना पड़ेगा, होम पोस्टिंग इसमें आपको नहीं मिलेगी। तो ये हो गई मेरी सिविल सर्विसेज की नौकरी। देन रेलवेज में आ जाते हैं। रेलवेज में मैंने जेई का आपको पहले बताया था, वो टेक्निकल फील्ड में था। नॉन टेक्निकल में होता है आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, इसमें भी यूनिफॉर्म पावर वगैरह कुछ नहीं है, क्लरिकल टाइप है, सैलरी भी उतनी खास नहीं है, ठीक ठीक है, मतलब एवरेज सैलरी है, ट्रांसफर्स हाई हैं, पब्लिक डीलिंग भी और होम पोस्टिंग, तो इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ लेकिन ये है, जॉब आपको मिल जाएगी एक सरकारी। देन बैंक पी और एल आई सी डबल ए, बहुत हर साल रिक्रूटमेंट इनका निकलता है। बैंक पीओ का तो हर साल निकलता है। डबल ए में एल आई सी के अलावा और भी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, इनका रिक्रूटमेंट निकलता रहता है। तो इनमें खास बात यह है कि इनमें सैलरी अच्छी है, अलाउंसेस अच्छे हैं, और इसमें कभी कभी देखिए होम पोस्टिंग मिल भी जाती है, बट मोस्टली ये रहता है कि नहीं मिलती। देन बैंक में ही अगर आप पीओ के बाद अगर आप क्लरिकल ट्राई करते हैं, आपको ये चाहिए कि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए चाहिए और मुझे बैंक में भी करनी है, तो आप भाई क्लर्क ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये चीज़ कम हो जाएगी, आपकी सैलरी कम हो जाएगी, अलाउंसेस थोड़े कम हो जाएंगे, बट आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, देन बात करते हैं एसएससी क्लर्क की। एसएससी क्लर्क से देखिए मेरा क्या मतलब है। एसएससी क्लर्क से मेरा मतलब है जो भी 2400 ग्रेड पे की या 2800 ग्रेड पे की नौकरियां हैं, है ना, एसएससी जो कराता है एग्जाम, उसमें ये जो नौकरियां हैं, ये इनसे मेरा मकसद है कहने का एसएससी क्लर्क का। और इसमें क्या है देखिए, एक तो काम उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, वर्क लोड उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर वर्कलोड मुझे यहाँ पे एक वर्कलोड का भी बनाना चाहिए था, खैर बाकी सब में ज़्यादा है, आप ये देख लीजिए, इसमें थोड़ा वर्कलोड आप कह सकते हैं कि लेस है। ठीक है, बाकी सब में इसमें भी लेस होगा वर्कलोड, बाकी सब में जो है वर्कलोड थोड़ा थोड़ा है ही, इसमें एवरेज कह सकते हैं, और इन सब में हाई है, इन सब में वर्कलोड हाई है। ठीक है, तो एसएससी क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो इसमें वर्कलोड कम है बट सैलरी भी कम है, और होम पोस्टिंग कभी कभी मिल जाती है और नहीं भी मिलती। आप ऑडिटर वगैरह देखते हैं, आप अगर दिल्ली के हैं
ठीक है, आपको अगर ऑडिटर मिलता है कैग वगैरह में दिल्ली पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन अगर आप किसी छोटे टाउन से हैं तो आपको नहीं मिलेगी होम पोस्टिंग, क्योंकि छोटे टाउन में इनके ऑफिसेज ही नहीं होते हैं। ठीक है, पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, डेस्क जॉब रहती है। ठीक है, मंत्रालय वगैरह में आपको काम करना पड़ेगा, तो पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, देन ये जितने भी हैं आरबीआई, सिडबी, नबार्ड, इनके रिक्रूटमेंट हर साल निकलते हैं। ठीक है, इनके जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये खास बात होती है। और ये कैपिटल में ही होते हैं, कुछ ही ऑफिस, चुनिंदा ऑफिसेज होते हैं, इनमें वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। और ट्रांसफ़र भी इनमें होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। बट आज सैलरी इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और ये ल्यूक्रेटिव जॉब्स होती हैं, ये अच्छी जॉब्स में मानी जाती हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरियां ये मानी जाती हैं, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। तो इवन अगर आप टेक्निकल से भी हैं और आप नॉन टेक्निकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। देन अगर मैं ये कहूँ कि किसी को यूनिफॉर्म जॉब्स करनी है तो उसके लिए ये वाले ऑप्शंस हो गए, लाइक स्टेट पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, सीपीओ वाले। ठीक है, उसके लिए ये ऑप्शन। देन एसएससी ग्रुप बी, देखिए यहाँ पे मैंने एसएससी क्लर्क की बात करी थी, ग्रुप सी की बात करी थी, अब मैं ग्रुप बी की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इंस्पेक्टर्स हो गए, ठीक है, एएसओ हो गए, है ना, और अकाउंटेंट हो गए, डिविजनल अकाउंटेंट, तो ये वाली जो है 4200 ग्रेड पे की नौकरियां जो हैं ग्रुप बी में जो आ जाती हैं उनके लिए बात है। देखिए इसमें वर्क प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वर्क प्रेशर रहता है, सैलरी इसमें बहुत अच्छी रहती है, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इन जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और पब्लिक डीलिंग उतनी नहीं रहती है। तो आजकल के टाइम में इनको काफ़ी अच्छी नौकरी माना जाता है, तो आप इसके लिए भी डेफिनेटली प्रयास कर सकते हैं अगर इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, क्योंकि इसमें पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं है। पब्लिक डीलिंग का जिसको शौक हो उसको क्या करना है, उसको सिंपली भैया बैंक क्लर्क या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक पीओ, है ना, या फिर सिविल सर्विसेज, इनको टारगेट करना है, या फिर आर्म फोर्सेस को टारगेट करना है, जिसको पब्लिक डीलिंग का शौक हो। ठीक है, मैं एक एक करके बता देता हूँ। जिसको यूनिफॉर्म का शौक है वो भाई इसको ट्राई कर लो, जिसको पावर का शौक है सबसे पहले वो सिविल सर्विसेज ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद इसमें भी ट्राई कर सकते हो, बाकी इन सब में पावर उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपके हाथ में हैंड में पावर उतनी नहीं होगी, पावर रहती है यूपीएससी वालों के पास। ठीक है, सैलरी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो सैलरी बैंक पीओ में ठीक ठाक है, देन एसएससी ग्रुप बी में ठीक ठाक है, देन ये जो लिक्रेटिव जॉब्स हैं ये वाली आरबीआई, सिडबी, नबार्ड, इसमें सैलरी अच्छी है, एंड ऑफ कोर्स आपकी सिविल्स में तो अच्छी है ही। किसी को ट्रांसफ़र है कि भाई मेरे को तो ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप भैया अपने होम टाउन में ही रहना चाहते हैं तो आप क्लर्क वाली नौकरी ज्वाइन कर लो, बाकी ऑफिसर लेवल में तो आपको ट्रांसफ़र मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए कि भैया मेरे को तो, मैं तो इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, मेरे को पब्लिक डीलिंग नहीं चाहिए, तो अगर पब्लिक डीलिंग से आपको भय लगता है या पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, या फिर इफ़ यू आर अ गर्ल, देन गो फॉर दीज जॉब्स, इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है। देन ये जितनी भी जॉब्स हैं आरबीआई, सिडबी, नबार्ड की, इनमें पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, आप एक जगह बैठ करके आप इजीली काम कर सकते हैं। देन एसएससी की जो जॉब्स हैं, वेदर इट इज़ ऑफ क्लर्क या फिर इंस्पेक्टर लेवल की, इसमें भी पब्लिक डीलिंग ना के बराबर है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि भैया मेरे को होम पोस्टिंग चाहिए, उसके लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, क्लरिकल लेवल जॉब्स आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको होम पोस्टिंग ही मिलेगी। ओके, तो ये था पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में आपको कौन सी जॉब्स टारगेट करनी चाहिए, ये मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश करी है चार्ट के थ्रू। ओके, अब देखिए हमने ये तो बात कर ली कि कौन सी जॉब्स आपको टेक्निकल फील्ड में ट्राई करनी चाहिए, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड या फिर इवन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप और कौन सी जॉब्स जो हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से नोटिफिकेशंस निकलते हैं, क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं ड्रीम जॉब के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन एक बात हम ये भूल गए कि आपको एग्ज़ाम एक और चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ता है, जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। मान लीजिए किसी ने मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करा, किसी का मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है,
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी स्टार्टिंग से फ्रॉम द स्क्रैच मैथमेटिक्स को पढ़ना और कॉम्पिटिटिव लेवल तक उसको लेकर जाना, ठीक है। एंड सिमिलर गोज़ विद अदर सब्जेक्ट्स। तो जितनी मेहनत में आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ के किसी एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, उतनी मेहनत अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो उसमें शायद वो एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ कौन सा सब्जेक्ट है, मैं उसी एग्ज़ाम का चुनाव करूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंग्लिश और मैथ्स स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप इन पर फोकस करो, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, LIC डबल एओ और अदर डबल एओज, या फिर रेगुलेटरी बॉडी कौन से हैं? नाबार्ड, वही जो हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी, RBI, है ना, और सिडबी, ये सारे एग्जाम्स, इन पे आपको फोकस डेफिनेटली करना चाहिए अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर आपका ये है कि भाई मैथ्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट हाँ मैं GS में अच्छा हूँ, तो यू शुड फोकस ऑन द UPSC एग्जाम, द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, द IAS, द IPS, या फिर स्टेट PCS एग्जाम्स। जिस भी आप स्टेट को बिलोंग करते हैं उसकी PCS एग्जाम्स पर आप फोकस करें, उस क्योंकि इनमें क्या होता है, GS ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी ये सब जो है, इंग्लिश उतनी मायने नहीं रखती, मैथ्स भी बहुत कम क्वांटिटी में आता है, तो आप इसमें डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। एंड आप पूछेंगे भाई SSC के लिए मेरे को क्या करना है? SSC के लिए तो भैया आपका सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर एक भी सब्जेक्ट वीक है तो SSC नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली, बट आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि उसमें इंग्लिश भी आता है, मैथ्स भी आता है, GS भी आता है। एंड क्योंकि पहले जो था SSC के पैटर्न में, मेंस एग्जाम्स में सिर्फ इंग्लिश एंड मैथ्स आता था, बट सिंस दे हैव चेंज द पैटर्न, जब से उन्होंने पैटर्न चेंज करा है तब से दे हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द GS, ठीक है। तो अगर आपको SSC क्वालिफाई करना है तो आपको सभी में स्ट्रांग होना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। एंड सिमिलर गोज विद CDS ऑल्सो, ओके। नाउ अब कुछ बच्चे होते हैं भाई हिंदी मीडियम के होते हैं, तो उनका क्या? हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उनके लिए बेस्ट एग्जाम्स हैं कि भैया आप रेलवेज के एग्जाम्स पर फोकस करिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स पर फोकस कीजिए, फॉर एग्जाम्पल UPPCL, इसमें नहीं आती है इंग्लिश, ठीक है। आप फोकस कर सकते हैं जो भी पटवारी के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप RO ARO के एग्जाम होते हैं, तो ये एग्जाम ऐसे हैं, ये हिंदी ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं, आप इन पर फोकस कीजिए। देन अगर आप बैंक की तरफ देखें तो बैंक में भी ये ग्रामीण बैंक के क्लर्क और PO जो होते हैं, इसमें भी इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, तो आप इनको भी फोकस कर सकते हैं, आप बैंक में भी नौकरी कर सकते हैं इवन इफ आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। सो आई थिंक इतनी जानकारी बहुत होगी कि आपको कौन से एग्जाम का चुनाव करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितनी मेहनत आप इसमें आसानी से करके आप अपना एग्जाम निकाल पाओगे, उतनी शायद दूसरे एग्जाम्स नहीं निकाल पाओगे, ठीक। सो विद दिस वी एंड अवर वीडियो ऑफ टेलिंग यू अबाउट कि what dream job is and how it should be prepared. So thank you everyone for watching the video till the end. एंड उम्मीद करते हैं इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और परीक्षा IQ निरंतर आपके लिए और भी वीडियोस ऐसी लाता रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल परीक्षा IQ, क्योंकि उससे आगे इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए हमें और भी प्रेरणा मिल और मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल।